डेट है आज 20 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डार्क पैटर्न्स इन डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में। रिसेंटली देखो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसने रेगुलेशंस गाइडलाइंस जारी की हैं किसके लिए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं डार्क पैटर्न के थ्रू, उनके लिए ये गाइडलाइंस बनाई हैं। तो डार्क पैटर्न वाली ये एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन क्या होते हैं, ये देखो मिसलीड करते हैं कस्टमर को धोखा देते हैं एक तरह से। जो कंपनी डार्क पैटर्न का यूज करके विज्ञापन करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, एड्स दिखाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो कस्टमर को मिसलीड करती है, धोखा करती है उसके साथ। तो उसके लिए ये गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस क्या हैं उनको बाद में जानेंगे, पहले हम ये जानते हैं ये डार्क पैटर्न का क्या मतलब होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट की जाती है डार्क पैटर्न का यूज़ करके, तो क्या है ये डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न का मतलब है डिसेप्टिव डिज़ाइन पैटर्न, यानी कि ऐसा पैटर्न बनाया है जो धोखा दे रहा है किसको, कस्टमर को, यूजर्स को, जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। जैसे मान लो कोई ए कंपनी है, इसका कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है कस्टमर, वो जो कस्टमर खरीद रहा है इसको, ये कंपनी जो एडवर्टीजमेंट कर रही है, इसने अपनी एडवर्टीजमेंट में पूरा एक्सप्लिसिटली अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लियरली नहीं बताया है, या कुछ उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो छुपी हुई है, पूरी तरीके से कस्टमर को एड्स में नहीं दिखाई गई हैं। लेकिन कस्टमर सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को देख के जो एडवर्टीजमेंट में दिखाई गई है उसको देख के वो उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो जाता है, और जब वो उसे खरीद लेता है बाद में उसे पता चलता है कि इसके कुछ हिडन चार्जेस और भी हैं, या ये प्रोडक्ट कुछ और था और एड में कुछ और दिखाया गया, ओरिजिनली कुछ और था। तो ऐसा धोखा आपके साथ भी कभी हुआ होगा अगर आपने ऑनलाइन मंगाया होगा कोई, मान लो प्रोडक्ट आपने फ्लिपकार्ट या अमेजन से कुछ मंगाया, उसमें जो दिखाई दे रहा है फ़ोटो में, इमेज में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ओरिजिनल जब आया प्रोडक्ट तो कुछ और ही था। तो इस तरह से जो धोखा किया जाता है कस्टमर के साथ, उसी को बोलते हैं डार्क पैटर्न। कितने तरीके के हो सकते हैं ये डार्क पैटर्न, पहले इसके तरीके यानी कि टाइप्स जानेंगे, फिर जानेंगे जो गाइडलाइंस जारी की हैं जो अभी 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी गाइडलाइंस। तो पहले इस डार्क पैटर्न के टाइप जानते हैं, मतलब किस किस तरीके से कंपनी धोखा देती है कस्टमर को। पहला है इसमें ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो किसी भी प्रोडक्ट का जब कस्टमर खरीदने के लिए उसे कमिट हो जाता है तो उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है, प्राइस उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल की तरह मान लो, जब आप मान लो कोई खरीदने के लिए जा रहे हो, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए चूज किया फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, किसी भी साइट पे। अब वहाँ पे जो प्राइस दिखाई दे रहा है वहाँ पे मान लो लिखे हैं कि वो 499 रुपीज़ का है, इनिशियली प्राइस लिखा हुआ है। लेकिन जब आपने उसे ऐड टू कार्ट किया और ख़रीदने लगे, बाई प्रोसेस किया, और उसमें टोटल चार्ज लिख के आ गया 800 रुपये। अब जो ये हिडन चार्ज थे, एक्स्ट्रा चार्ज, ये चेकआउट के समय पे आपको दिखाई दिए। चेकआउट का मतलब जब आप खरीदने के लिए जा रहे हो फाइनली, तब दिखाई दिए, उससे पहले नहीं थे, और आप ऑलरेडी मन बना चुके हो उस प्रोडक्ट को खरीदने का। तो माइंड में देखो साइकोलॉजिकल ये ट्रिक खेलती है कंपनियां। जब आप ऑलरेडी माइंड बना चुके हो तो मोस्ट प्रोबेबली 50% लोग लगभग, मतलब कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो पहले से उसे मन बना चुके हैं तो उसे खरीद ही लेते हैं, फिर ये नहीं देखते चलो टोटल चार्ज एडिशनल ये हुआ नहीं, वो सोच लेते हैं इसका चार्ज इतना ही होगा। तो ऐसे कस्टमर के साथ ड्रिप प्राइसिंग के थ्रू ये डार्क पैटर्न अपनाया जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या है डार्क पैटर्न में, दूसरा है डिसगाइज्ड एड्स। डिसगाइज का मतलब होता है हिडन या छुपाना कुछ। इसमें क्या होता है, कंटेंट को छुपाया जाता है, ऐसे डिजाइन का किया जाता है ऐड को कि कुछ कंटेंट उसका छुपा रहे, ऐसे ऐड दिखाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई न्यूज़ आर्टिकल है, वो आपने देखा, उसमें आपने ऐड देखी सोशल मीडिया पे या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे या न्यूज़ आर्टिकल में, उस पर ऐड देखी, उसमें जो चीज़ दिखाई गई है वो कम दिखाई गई है, पूरी नहीं दिखाई गई। उसका पूरा जो पोर्शन था उसमें क्या है, ऑलरेडी मतलब
एक्चुअल में क्या है एग्जैक्टली वो आपसे छुपा लिया गया है। प्रोडक्ट में वहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस में धोखाधड़ी हो रही थी ड्रिप प्राइसिंग में, और यहाँ पे प्रोडक्ट में ही हो रहा है, डिस्गाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है बेट एंड स्विच। बेट एंड स्विच में क्या होता है, इसमें जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट होता है उसको ही रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसी के तरह का सिमिलर प्रोडक्ट दिखा देंगे, लेकिन जो आप खरीदोगे वो कुछ और ही होगा। इसे बोलते हैं बेट एंड स्विच। यानी कि कोई भी पॉपुलर आइटम है जिसे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वो ऐड में दिखा देंगे, लेकिन जब खरीदने के लिए जाएगा प्रोडक्ट को कोई मान लो कस्टमर, तो वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाई दे रही थी उससे इन्फीरियर क्वालिटी होगी, उससे ख़राब क्वालिटी होगी एक्चुअल प्रोडक्ट की जब वो चेकआउट करेगा, जब वो खरीदेगा। इसे बोलते हैं बेट एंड स्विच। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट है फॉल्स अर्जेंसी। फॉल्स अर्जेंसी ये होती है, कभी आपने देखा होगा, मान लो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे खरीदने गए, उसमें टाइम चलता रहता है कि सिर्फ 2 आवर लेफ्ट बचे हैं, मतलब 2 घंटे बचे हैं, अगर 2 घंटे में आपने खरीद लिया तो लिमिटेड ऑफर है, और सेकंड भी चलती रहेंगी उसमें कि 1 घंटा 59 मिनट बचे हैं, 1 घंटा 58 मिनट बचे हैं, ऐसे टाइम चलता रहेगा। इसमें क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, माइंड में ट्रिक, मतलब एक तरह से माइंड को ये स्ट्राइक करता है कस्टमर के कि सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, ये लिमिटेड ऑफर है, मतलब उस पर कोई ऑफ़र होगा कि मान लो 1000 रुपये की चीज़ है, उस पर 50% ऑफ़र दे दिया कि 500 रुपये में मिल रही है, और ये ऑफ़र सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में आपने ऑफ़र को मान लो ऑफ़र ले लिया, आपने ख़रीद लिया तो आपको 500 में मिलेगा, वरना 2 घंटे के बाद 1000 में ही मिलेगा। ऐसे ऑफ़र दिखाए जाते हैं, लेकिन होता उसका सेम प्राइस है, 2 घंटे बाद भी आप जाओगे तब भी वो टाइम चलता दिखाई देगा आपको, लेकिन ये साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलते हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स इमरजेंसी। यानी कि दिखाएंगे आपको लिमिटेड स्टॉक है, या फिर टाइमर लगा देंगे 2 घंटे बचे हैं, या सिर्फ कह देंगे कि 2 ही आइटम बचे हैं, जल्दी से आप खरीद लो वरना ख़त्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं फॉल्स अर्जेंसी। नेक्स्ट है हिडन कॉस्ट। इसमें जो एडिशनल चार्ज या फीस है उसको कंसील कर लेते हैं। कंसील का मतलब होता है हाइड, हिडन करना, हाइड करना। इसमें क्या होता है कि जो शिपिंग और हैंडलिंग फ़ीस होती है उसको नहीं दिखाया जाता, जैसे जो मान लो डिलीवरी चार्ज लगता है, शिपिंग चार्ज लगता है, उसे नहीं दिखाते, लेकिन जब आप सिलेक्ट कर लेते हो और बाई करते हो, जब पेमेंट करने की बारी आती है वहाँ पे जोड़ देते हैं कि 100 रुपये ये शिपिंग चार्ज, हैंडलिंग फ़ी या डिलीवरी चार्ज, वहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं। जब आप खरीद रहे होते तब नहीं दिखाया जाता, इसे बोलते हैं हिडन चार्ज। नेक्स्ट है स्नीकिंग। स्नीकिंग में क्या है, इसमें देखो एक्स्ट्रा आइटम या सर्विसेज जो कस्टमर को परचेज करने में दिखाई देती है वो क्लियरली कंसेंट नहीं दिखाई देती खरीदने के टाइम पे। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो आपने कोई मान लो सब्सक्रिप्शन या कोई एड ऑन किया चेकआउट के दौरान, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें जो कस्टमर की सर्विस थी या एक्स्ट्रा आइटम था वो जो दिखाई दे रहा था उसे परचेजिंग के टाइम पे वो नहीं दिखाई देगा चेकआउट के टाइम पे, यानी कि जब वो फाइनली खरीदने जाएगा। तो इसे बोलते हैं स्नीकिंग, मतलब उसे लुभाते हैं कुछ एक्स्ट्रा सर्विस, एक्स्ट्रा आइटम दिखा के। तो ये है डार्क पैटर्न के टाइप। अब जानते हैं जो अभी गाइडलाइंस जो जारी की हैं, वो गाइडलाइंस जो 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी, ये सेल्फ रेगुलेटरी एंड इफेक्टिव में आएंगी 1 सितंबर से, मतलब खुद ही रेगुलेशन बनानी पड़ेंगी। जो ये डिजिटल एडवर्टीजमेंट करती है ना, ये जो साइट्स हैं या कंपनीज़ हैं, इनको खुद ही सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा। और ये जो गाइडलाइंस अभी बनाई हैं एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उसकी गाइडलाइंस जो 1 सितंबर से लागू होंगी, इसका टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य है कि ट्रांसपेरेंसी लाना और यूज़र की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। जो लोगों के साथ, कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो रही है उसको, धोखाधड़ी को ख़त्म करना और पारदर्शिता लाना। जो इनकम्प्लीट प्राइसिंग दिखाई जाती है और ऑफ़र का अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दे दिया जाता है, मिसलीड किया जाता है, धोखाधड़ी की जाती है कस्टमर के साथ, वो धोखाधड़ी ना हो। यानी कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो क्लियरली डिफाइंड की जाए कि उसमें है क्या, और ये भी दिखाया जाए जो एडवर्टीज़मेंट दिखा रही है कोई कंपनी मान लो, तो वो देखो एक एडवर्टीज़मेंट दिखाने वाली कंपनी अलग होती है, और कभी आपने देखा होगा जैसे यूट्यूब चैनल होते हैं, यूट्यूब चैनल पे क्या है, जैसे मैं मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ और बीच में किसी प्रोडक्ट की आपको एडवर्टीज़मेंट में करने लगूँ, देखो अपने आप से जो ऐड आती हैं वो तो खुद यूट्यूब दिखाता है, मैं खुद से किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ। जैसे मान लो किसी को, जैसे ऑफ़र आते हैं बहुत सारे, मेरे पास भी ईमेल आती हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को
मतलब प्रमोट करो तो उस कुछ पैसे देते हैं वो। और अगर मान लो मैं उनका खुद से वीडियो अंदर डाल दूं इसमें बीच में, या खुद से प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, तो ये बताना होगा प्रमोटर को। जैसे मान लो मैं प्रमोट कर रहा हूं तो उसको बताना होगा कि ये पेड प्रमोट कर रहे हो, पेड ऐड दिखा रहे हो आप, या अपनी मर्जी से दिखा रहे हो, तो ये भी दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैंने कोई आइटम खरीदा, जैसे मान लो मैंने हेडफोन खरीदा, मान लो बोट का हेडफोन खरीदा मैंने, और वो मुझे अच्छा लगा, तो मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ देखने वालों को कि ये बहुत अच्छा है, आप खरीद सकते हो, वो ठीक है। लेकिन अगर मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ तो फिर मुझे वो क्लेरिफाई करना पड़ेगा, क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये पेड प्रमोशन है या फिर अपने आप से कर रहे हो। तो ये भी गाइडलाइंस में है। और जो ये एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसने गाइडलाइंस जब डेवलप किए हैं ग्रीन क्लेम्स के लिए भी। कोई प्रोडक्ट को दिखाते हैं ना कि ये ग्रीन है, बिल्कुल इसमें कोई इन्वायरमेंटल नुकसान नहीं हुआ है, या क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से, तो ये सब भी बताना होगा, ये गाइडलाइंस में है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, ये भी अपनी नई गाइडलाइंस जारी करेगा कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए। गाइडलाइंस का सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या होगी, यही होगी जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जो धोखाधड़ी होती है, मिसलीड करते हैं कस्टमर को, ये ख़त्म होगा। ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होगी, यूज़र की ऑटोनॉमी का रेस्पेक्ट किया जाएगा, और वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस को इनक्रेज किया जाएगा। यानी कि जो उसने चॉइस ली है वो सही से क्लियरली डिफाइन की हुई प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट है उसके आधार पे लिए, ऐसा एनकरेज किया जाएगा इन डिजिटल एड्स में प्रोसीजर। तो अब जान लेते हैं थोड़ा ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। ये 1985 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एज ए कंपनी की तरह, नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह ये रजिस्टर है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 में। तो यही था इसके बारे में, इसी ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीड सर्टिफिकेशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। इसमें दो बातें याद रखनी है, किसने ये रिलीज की है, कौन देता है ये सर्टिफिकेशन, लीड सर्टिफिकेशन, और किसके लिए देता है, कौन देता है। ये ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक, ये अमेरिका की एक कंपनी है, ये प्रोवाइड करती है। इंडिया में फर्स्ट रैंक आई है, मतलब इंडिया की फर्स्ट रैंक आई है लीड जीरो सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए। यूएस और चाइना को भी सरपास कर गया, आगे निकल गया यूएस चाइना से भी इंडिया। तो किस लिए दी जाती है ये लीड सर्टिफिकेशन, ग्रीन बिल्डिंग के लिए। मतलब कोई बिल्डिंग ऐसी है जो एनर्जी एफिशिएंट है, वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी थी उसमें वेस्ट कम जनरेट हुआ था, वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो ऐसी बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। तो ये लीड का मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। ये वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक रेटिंग सिस्टम है जो कौन सी कंपनी देती है, ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक सर्टिफिकेशन देती है इसमें। और इसमें देखो वर्चुअली सारी बिल्डिंग के टाइप्स के लिए सर्टिफिकेशन दिया जाता है जो हेल्दी हैं, हाईली एफिशिएंट हैं, कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग है। मतलब जहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है तो वो सोलर एनर्जी से हो रही है, ऐसी बिल्डिंग। या इन्वायरमेंटली सोशल गवर्नेंस बेनिफिट्स जो ऑफर करती हैं, ऐसी बिल्डिंग। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है लीड सर्टिफिकेशन, और इसको अचीव करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट है उसको पॉइंट अर्न करने पड़ते हैं। जैसे अगर इंडिया को दिया गया तो इंडिया की जो बिल्डिंग्स हैं उनको पॉइंट अर्न करने पड़ते हैं, मतलब उन्हें उनकी जो बिल्डिंग है वो एनर्जी एफिशिएंट हो, कार्बन उनसे कम इमिशन होता हो। कार्बन इमिशन क्या, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा एसी एयर कंडीशन यूज हो रहे हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है बिजली। अगर वो मान लो ऐसी बिल्डिंग बनाए कि वहाँ पे एयर का सर्कुलेशन अच्छे से हो, वहाँ पे एसी की ज़रूरत ही ना पड़े, अच्छे से वो बिल्डिंग ठंडी भी रहे, और इस तरह से भी डिज़ाइन किए जाएँ कि सर्दियों में वहाँ पे अच्छे से सनलाइट भी आए, वहाँ पे धूप रहे, तो ताकि सर्दियों में वहाँ पे जो हीटर चलाया जाता है उसकी ज़रूरत ना पड़े चलाने की। तो इस तरह से एनर्जी एफिशिएंट हो, कार्बन इमिशन कम हो, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा एसी चलेंगे तो उनसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगी, कार्बन इमिशन होगा जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन की तरह काम करता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। वाटर की भी एफिशिएंटली यूज हो, वेस्ट जो जनरेट होता है उसका अच्छे से डिस्पोजल हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, मटेरियल हेल्थ, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ये सब देखा जाता है लीड सर्टिफिकेशन के लिए। इसमें देखो पॉइंट दिए जाते हैं, उसके आधार पे सर्टिफाइड किया जाता है।
40 से 49 पॉइंट जिसने हासिल किए हैं उसे कहा जाता है लीड सर्टिफाइड। जिसने 50 से 59 पॉइंट हासिल किए हैं उसको सिल्वर लीड सर्टिफिकेशन दिया जाता है, सिल्वर। गोल्ड दिया जाता है जिसने 60 से 79 पॉइंट हासिल किए हैं। प्लेटिनम 80 प्लस जिसने पॉइंट हासिल किए हैं उसको प्लेटिनम का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये जो रेटिंग सिस्टम है डेवलप किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का ये काउंसिल है, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसने बनाया था, डेवलप किया था। और कौन सी कंपनी देती है? जो हमने ऊपर डिस्कस की वो अमेरिका की कंपनी है, ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक कंपनी, ये प्रोवाइड करती है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है INS वागीर। ये वागीर है क्या? बस इतना जानना है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक सबमरीन है, सबमरीन मतलब पनडुब्बी। ये जो आप देख रहे हो ये है पनडुब्बी, अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। देखो इस तरह की 6 बनाई गई हैं। ये 12 नवंबर 2020 में लॉन्च की थी, अभी इसका सी ट्रायल 1 फरवरी 2022 से चल रहा है। इस तरह की 6 हैं। एक तो है INS वागीर, ये 6 नंबर की। एक है आपके INS कालवेरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागसीर, ये सबमरीन है। कालवेरी क्लास की सबमरीन है और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी है। और जो ये सबमरीन जो आप देख रहे हो क्या काम आती है? समुद्र में ये नीचे जाती हैं, अंदर घुस जाती हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, सर्च करती रहती हैं, एक्सप्लोर करती रहती हैं। ये बहुत सारे यहाँ पे मान लो कोई मिनरल्स हैं उसके लिए भी, या फिर सिक्योरिटी के लिए भी काम करती हैं ये पनडुब्बी, और एक्सप्लोरेशन के लिए भी काम करती हैं। ये जो पनडुब्बी बनाई गई है ना 6, प्रोजेक्ट 75 है एक इंडिया का, उसके तहत बनाई गई है ये। और कौन सी कंपनी ने बनाई है? इंडिया की तरफ से मैज़गाउन डॉक्स लिमिटेड कंपनी है, इसने बनाई है। और टेक्नोलॉजी किसने ट्रांसफ़र की है? फ्रांस का एक ग्रुप है, नवल ग्रुप, फ्रांस ने ये ट्रांसफ़र किया टेक्नोलॉजी हमें, इंडिया को। और ये फ्रांस और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था अक्टूबर 2005 में, उसके तहत फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है और इंडिया ने प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट ये चलाया, प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत ये 6 सबमरीन बनाई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड क्या है और अभी न्यूज़ में क्यों है, बस 2-3 बातें जाननी है। ये जो बोर्ड है इसने रिकमेंड किया है, कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिसन है, उन पे बैन लगाया है, प्रतिबंध लगा दिया। ये दवाइयाँ हैं, एक कीटोप्रोफेन और एक एसिक्लोफेनेक। ये दवाइयाँ किस काम आती हैं? ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। स्टेरॉइड क्या होते हैं? देखो स्टेरॉइड ऐसी दवा होती हैं जो बॉडी में कहीं जलन होती है, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो रखी है, या बहुत टाइम पे जैसे खुजली हो रखी है, उसमें भी स्टेरॉइड की दवाई दी जाती हैं। या आजकल देखो जो बहुत सारे जिम करते हैं लोग और उसमें जो प्रोटीन वगैरह लेते हैं उसमें भी स्टेरॉइड होते हैं, या फिर इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं बॉडी फुलाने वगैरह का, उनमें भी स्टेरॉइड होते हैं। स्वेलिंग कर देते हैं बॉडी में, स्वेलिंग सुझा देते हैं बॉडी को, तो वो उसमें भी स्टेरॉइड होते हैं। लेकिन इनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कभी कभी इरिवर्सिबल भी होते हैं, यानी कि एक बार जो हो गए बॉडी में फिर वो ठीक नहीं किए जा सकते। तो कई बार जो डॉक्टर होते हैं उन्हें स्टेरॉइड की सलाह कम देते हैं, मतलब रेयर सिचुएशन में स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, या ऐसी सिचुएशन में जो सिर्फ स्टेरॉइड से ठीक हो सकते हैं वहीं पे यूज किया जाता है स्टेरॉइड का। लेकिन जो ये ड्रग हैं, ये ड्रग नॉन स्टेरॉइड है, और ये भी ड्रग हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं, यानी कि जलन वगैरह हो रही है कहीं पे बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए दी जाती हैं ये कीटोप्रोफेन या एसिक्लोफेनेक। तो इनको बैन कर दिया है अभी, इसलिए न्यूज़ में आया ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, क्योंकि इनके हार्मफुल इम्पैक्ट देखे, साइड इफेक्ट, इसकी वजह से बैन कर दिया। तो इसके बारे में जानना मैं, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ये एक हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्ट बना के पास किया था, इसको बनाया था, एक्ट पास करके बनाया था, सांविधिक संस्था हो गई। ये टेक्निकल मैटर्स है ना जो ड्रग रिलेटेड, उसके लिए डिसीजन लेती है ये। किसके तहत? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना हुआ है 1940 का, इस एक्ट के तहत ये डिसीजन लेती है। और ये इसका ही पार्ट है, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ही पार्ट है ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करते हैं दोनों, ये वाला सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी, दोनों इसके मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। फंक्शन क्या करता है ये बोर्ड? एडवाइस देता है टेक्निकल मैटर्स पे ड्रग्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। किस एक्ट के तहत? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत।
नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती हैं, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी मेडिसिन जो पेन को रिलीव करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए या इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती हैं, और हाई टेम्परेचर होता है तो बॉडी में उसको कम करती हैं, ब्रिंग डाउन करती हैं। ये जो ड्रग्स हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में जलन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, उनका प्रोडक्शन रोक देती है बॉडी में और जलन कम हो जाती है। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऐसी ड्रग्स के हैं एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। कहीं बॉडी में दर्द हो रहा है, जलन होती है, तो ये दवाइयाँ प्रेफर करते हैं डॉक्टर देने को। तो यही था इसके बारे में। देखो ये दवाइयाँ भी आप याद रख सकते हो, जैसे एस्प्रिन है, इबुप्रोफेन है, या एसिक्लोफेनेक जो ऊपर हमने डिस्कस की थी ये वाली, या कीटोप्रोफेन है। ये दवाइयाँ किस लिए दी जाती हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं। ये आपको याद रखना है, मतलब जलन को बॉडी में रोकने के लिए, कम करने के लिए, दर्द को रिड्यूस करने के लिए दी जाती हैं। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये फिशरीज मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरी, उसने गाइडलाइंस जारी की थी 2022 में। किस लिए? जो हाई सी में फिशिंग की जाती है उसके लिए। और हाई सी क्या होता है, पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ये देखो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो, कहीं पे कोई भी कंट्री है, मान लो हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया से आप समुद्र की तरफ जाओगे किसी भी तरफ, तो इंडिया का जो बेस लाइन है, अगर मान लो देखो ये जो इंडिया की एक मैप ले लेता हूँ, वैसा बना लेता हूँ मैं। मान लो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। अब मैं जो ये आजू बाजू में जो ये बाहर निकल रहे हैं थोड़े ये लैंड वगैरह भूमि, इसको मैं एक लाइन से मिला देता हूँ। मान लो मैंने एक लाइन से इसको मिला दिया, इस तरह से मिला दिया। अब जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, मान लो मैं इसे जूम कर दूं, जो ये वाला बीच वाला पार्ट बचा है, ये बीच वाला पार्ट, इसे बोलते हैं बिल्कुल इंटरनल वाटर। इस पे केवल और केवल इंडिया का ही हक होगा। और जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, ये है बेस लाइन। इसे क्या बोलेंगे? बेस लाइन बोलेंगे इसे, बेस लाइन। अब जो ये बेस लाइन है, जो बेस लाइन से अगर हम समुद्र की तरफ जाते हैं, इंडिया की बेस लाइन से हम समुद्र की तरफ जाते हैं, तो 12 नॉटिकल माइल तक, एक नॉटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर। तो आप किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं, इसको 12 से गुना कर दो, 1.852 को किलोमीटर में आ जाएगा। लेकिन समुद्र में जो दूरी चलते हैं हम उसे नॉटिकल माइल में नापते हैं। नॉटिकल माइल की स्पेलिंग ये है, नॉटिकल माइल, NAUTICAL, नॉटिकल माइल। तो 12 नॉटिकल माइल तक जो है उसे हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, टेरिटोरियल जोन या टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल जोन, जिस पे पूरा अधिकार उसी कंट्री का होता है जिसके पास है, ये आसपास है। जैसे इंडिया के पास है तो इंडिया का हक रहेगा। फिर हम यहाँ से 12 नॉटिकल माइल से आगे और 12 नॉटिकल माइल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम कंटिग्यूअस जोन, कंटिग्यूअस जोन। हम इनके बारे में जान चुके हैं ऑलरेडी, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो पूरा डिटेल में। तो 24 नॉटिकल माइल तक हो गए कंटिग्यूअस जोन। अगर हम फिर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, बेस लाइन से याद रखना, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल समुद्र की तरफ, इंडिया के तीनों तरफ नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो जो कंटिग्यूअस जोन है उस पर भी इंडिया का हक होता है। किसी भी एनिमल, मतलब कुछ भी एक्सप्लोरेशन करना हो, या एनिमी कंट्री का कोई जहाज वगैरह उड़ रहा हो, तो उसको उड़ने से रोक सकते हैं हम, कि हमारे जोन में नहीं आएगा, अगर किसी को रोकना है तो। 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है ये अधिकार, इसमें देखो इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है कोई मिनरल वगैरह एक्सप्लोर करना हो, मतलब खोजना हो खनिज पदार्थ समुद्र के तल में जाके यहाँ पे, तो ये कर सकता है। अगर कोई एनिमी कंट्री यहाँ से जहाज है, वो नहीं गुजार सकता इंडिया की परमिशन से, लेकिन और कोई कंट्री, अलाई कंट्री बिना परमिशन के गुजार सकता है यहाँ से। इसके बाद आता है हाई सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल से आगे, ये सब आता है हाई सी में। हाई सी बोलते हैं इसे। हाई सी का मतलब है उस पर सबका हक है, मतलब किसी भी कंट्री का कोई हक नहीं है इस पर पर्टिकुलरली। कोई भी कंट्री यहाँ से आए, अपना जहाज उड़ाए, एरोप्लेन या पानी का जहाज लेके जाए, या कुछ भी करे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं यूनाइटेड नेशन ने, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई, जिसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कोई काम करता है इसमें। हाई सी में मछली पकड़ सकते हैं, मछली मतलब
फिश पकड़ सकते हैं, लेकिन फिश इस तरह से ना पकड़ी जाए कि ओवर एक्सप्लोटेशन कर दें, मतलब सारी की सारी मछली पकड़ लो आप इस समुद्र से, ख़त्म ही हो जाए मछली, तो फिर तो भाई साहब बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो जाएगा ना, जो समुद्र में बायोडाइवर्सिटी है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी। तो ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं करना है। इसी ओवर एक्सप्लोटेशन को रोकने के लिए हाई सी में ये गाइडलाइंस बनाई हैं अभी। तो ये गाइडलाइंस क्या हैं, इनका क्यों विरोध हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे हम। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस के लिए भी जीएस पेपर 3 में इम्पोर्टेंट है ये। यूनियन गवर्नमेंट ने 2022 में गाइडलाइंस बनाई कि अगर कोई 200 नॉटिकल माइल्स एरिया से बाहर कोई फिशिंग करेगा, मछली पकड़ के लाएगा, तो उसके लिए गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन इसके विरोध में केरल में कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। केरल में स्टेट फिशरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, वो कह रही है कि यहाँ पे जो फिशरमैन है उसका प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल विद्रोह कर रहे हैं इसका। तो वो क्यों विद्रोह कर रहे हैं वो भी जानेंगे। पहले गाइडलाइंस की ज़रूरत क्या थी ये जानते हैं। गाइडलाइंस की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि देखो, जो कंट्री के आसपास, हमारे भारत के कोस्टल एरियाज़ के आसपास जो लोग रहते हैं वो मछली उत्पादन करते हैं। जो हमारे इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, ये मान लो इंडिया है हमारा, मान क्या लो ये इंडिया ही है, ये इंडिया के जो कोस्टल एरिया है, ये आसपास यहाँ पे मछली उत्पादन करते हैं लोग। यहाँ पे लगभग 40 लाख पीपल, 4 मिलियन पीपल, उनका घर किससे चलता है, मछली उत्पादन से चलता है। मछली की खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं समुद्र से। एक तो इनकी लाइवलीहुड इंश्योर करने के लिए, और दूसरा कोई ओवर एक्सप्लोटेशन ना करे, यानी कि रिसोर्सेज का यूज़ सस्टेनेबल तरीके से करे। इन 3 चीज़ों की सुनिश्चित करने के लिए इंश्योर करने के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई। ये गाइडलाइन ज़रूरी इसलिए भी थी, जो इंडियन वेसल्स हैं, मतलब इंडिया से नाव वगैरह, बोट वगैरह जाती हैं समुद्र में, वो पकड़ के लेके आते हैं। लगभग 900 प्लस जो इंडियन वेसल्स हैं वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में या उससे बाहर फिशिंग कर रही हैं बिना इंडिया की परमिशन के, जो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इंडिया की जो एजेंसी कौन सी है जिससे परमिशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, उससे लेनी पड़ेगी। उससे कोई परमिशन ले बिना ये चले जाते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती कई बार इन्हें। जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, रेगुलेशन है 2022 की, वो क्या बोलती हैं, ये कहती हैं कि देखो, अगर कोई भी पर्सन डीप सी फिशिंग करता है, मतलब समुद्र में गहराई से मछली पकड़ के लेके आता है, या फिर जो वैलिड परमिट है उससे बाहर जाता है, तो उसके लिए गाइडलाइंस हैं। इसमें लिखा है गाइडलाइंस में, अगर किसी की मान लो नाव है, नाव में जाता है बोट में, और उसकी बोट की लंबाई 12 मीटर से 15 मीटर है, तो उसे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे 2 साल तक के लिए, फिर उसे परमिशन दे दी जाएगी, 2 साल तक वो मछली पकड़ सकता है। किससे परमिशन लेगा, यूनियन मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, ये मिनिस्ट्री जारी करेगी लाइसेंस 2 साल के लिए। 15 मीटर तक की जिसकी बोट की लंबाई है, 50,000 रुपये में मिलेगा उसे परमिट। अगर किसी की 15 मीटर से 24 मीटर तक की बोट की लंबाई है, तो उसे मिलेगा 1 लाख रुपए में परमिट 2 साल तक। और अगर किसी की 24 मीटर से ज़्यादा लंबी नाव है, बोट है, तो उसे 5 लाख रुपए देने होंगे परमिशन के। अब इसी में कंसर्न रेज किए हैं कुछ लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने या कुछ फिशरमैन हैं, जो कंसर्न का मतलब परेशानियाँ ये हैं। देखो, पहली बात तो जो रेगुलेशन जारी की हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं उसी का पार्ट है, बल्कि जो इंडियन मैरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है उसके अंदर नहीं है ये। और जो प्रपोजल दिया है ये परमिट सारे सिटीजन्स के लिए फिशिंग करने के लिए हाई सीज़ में, लेकिन ये कुछ फिशरमैन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइसेंस फ़ी है ना, बहुत ज़्यादा है भाई साहब। देखो, आप ही 5-5 लाख रुपए 2 साल के लिए, है कि नहीं। अब 5 लाख रुपए जब फीस होगी, सोचो इतनी 2 साल के लिए, तो फिर छोटे मोटे जो फिशरमैन हैं, जो छोटी मोटे फिशिंग करते हैं, क्या वो कर पाएंगे? 5 लाख रुपए दे पाएंगे? तो ये तो सिर्फ जो फिशिंग करने का बिजनेस है वो भी बड़े लोगों के लिए हो जाएगा। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, वो ही कर पाएंगे फिशिंग, छोटे मोटे फिशरमैन तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये इसका नुकसान है। केरल स्टेट फिशरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने भी कुछ परेशानियां, मुद्दे उठाए हैं। कहा है कि जो रेगुलेशन है ये 650 स्मॉल स्केल डीप सी फिशिंग करते हैं, जो उनको ये अफेक्ट करेगा। केरल में कोची में 650 जो ऐसे वेसल्स हैं जिनके जरिए फिशिंग की जाती है, वेसल का मतलब ये समझ लो नाव ही है, बोट है, उनसे फिशिंग करते हैं, उनको प्रभावित करेंगे ये रूल्स। उनके अधिकारों को एक तरह से जोखिम में डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लाखों रुपए नहीं दे सकते परमिशन के लिए।
दूसरा, अगर गवर्नमेंट इन्हीं गाइडलाइंस को जारी करती है तो कुछ फिशरमैन्स है जो उन्होंने यूनियंस बना रखी हैं, अपनी यूनियंस संगठन बना रखे हैं, वो इसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से केरल गवर्नमेंट ने भी ये कहा है, केरल गवर्नमेंट की तरफ से जो केरल स्टेट की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसने फिशरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी। लेकिन गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट है जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसने कहा देखो बहुत सारे देश हैं जैसे जापान, कोरिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये जो लार्ज वेसल है इनकी हाई सी में रिसोर्सेज को ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं वैसे, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं ये इनको एक्सप्लॉइट कर लेंगे। मान लो इंडियन ओशन में, मान लो करते हैं इंडियन ओशन में हाई सी में, क्योंकि कोई भी कंट्री आ सकता है हाई सी में, 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है तो कोई भी कंट्री आ सकता है। और अगर यहाँ पे कोई एक्सप्लॉइट करेगा, यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो इंडिया के लोगों के लिए तो बचेगा नहीं। तो इंडिया के लोग अच्छे से कर सकें और परमिशन के साथ कर सकें, रूल्स रेगुलेशन के साथ, और परमिशन लेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाया है कि भारत के लोग यूज कर सकें परमिट के साथ, सिक्योरिटी के साथ, रिसोर्सेज का यूज कर सकें। तो इसलिए ये परमिशन बनाया, मतलब परमिशन सिस्टम बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। वे अहीड क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो अभी गवर्नमेंट ने जो लागू किए हैं ये गाइडलाइंस, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यूनियन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फिशरी है उससे कोऑर्डिनेट करना चाहिए जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके स्टेट डिपार्टमेंट से, जो फिशरीज़ के लिए हैं। जैसे मान लो ये स्टेट है, इंडियन स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करें। इनका जो फिशरीज़ का स्टेट डिपार्टमेंट है उनसे कोऑर्डिनेट करें। इनसे कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ इनसे बातचीत करें, फिर रूल्स रेगुलेशन बनाए और तब ये जारी करे रूल्स रेगुलेशन। और फिर एक रीजनल फिशरीज़ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकता है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। जो नेबरिंग कंट्री है, मान लो आसपास की कंट्री, उनके साथ मिलके एक मैनेजमेंट कमेटी बना सकता है ताकि यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो फिशरीज़ का, मतलब ज़्यादा फिशिंग ना कर लें, मछलियाँ ख़त्म ना हो जाएं समुद्र में। इस तरह से ट्रेडिशनल फिशरमैन है जो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें जो फिशिंग फ्लीट है उनके लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए सपोर्ट करे, मतलब जो अच्छी नई नई वेसल्स हैं, बोट्स हैं, उनके लिए सपोर्ट करे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे गवर्नमेंट। ये चाहते हैं जो फिशरमैन जो ट्रेडिशनली वहाँ पे फिशिंग करते हैं, तो इनकी भी सहायता करे गवर्नमेंट ताकि मॉडर्नाइजेशन आए फिशिंग में। तो यही था इसके बारे में, और यही टॉपिक थे, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में थे। एक भीतरकनिका नेशनल पार्क न्यूज़ में था। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपने सुना होगा, कहाँ पे है ये उड़ीसा में है। नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा की केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो, वहाँ पे है ये लोकेटेड, कोस्टल एरियाज के पास है ये। यहाँ पे न्यूज़ में भी ये था क्योंकि यहाँ पे साल्ट वाटर या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ। 10 साल के एक बच्चे को खा गया भाई साहब मगरमच्छ, इस वजह से ये न्यूज़ में आया। तो ये बच्चे को खा गया एक मगरमच्छ, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब जंगली जानवर और आदमी में विवाद। ये क्या होता है पूरे डिटेल में आप देख सकते हो, ये आपको इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा डिटेल में। और देखो भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये हमारे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं इसके लिए भी लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में, इंडिया का, और पूरे वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा सुंदरबन ही है। एक देखो तपस नाम का व्हीकल न्यूज में था, तपस, TAPAS, ये क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये। अनमैन्ड का मतलब बिना आदमी के, एरियल का मतलब हवा में उड़ने वाला, व्हीकल मतलब वाहन, बिना आदमी के हवा में उड़ने वाला वाहन है ये। रिमोट से चलता है, हेलीकॉप्टर की तरह है ये, छोटा सा, मतलब हेलीकॉप्टर से थोड़ा छोटा लेकिन बड़ा ही है थोड़ा, हेलीकॉप्टर से लेकिन छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं कि आपके हाथ में आ जाए, बहुत बड़ा। तो तपस क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। किसने बनाया, DRDO ने बनाया ये अभी न्यूज में था रिसेंटली। DRDO आप जानते हो क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यही टॉपिक थे आज के।